सो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना मिड टर्म एग्जाम जो लास्ट ईयर हमारा आया था। उसका सॉल्यूशन देखते हैं कुछ, और हिंट देता रहूंगा। सॉल्व भी करवाऊंगा, कुछ कुछ चीजें जो आपको करने लायक होंगी वो आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है 1 + i की पावर 20 का। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे फटाफट। क्वेश्चन क्या है? सो आवर क्वेश्चन इज 1 + i की पावर 20 का क्या निकालना है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या निकालना है बेटा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो देखो, सॉल्यूशन देखते हैं। तो डी मोवियर्स के अकॉर्डिंग, अच्छा सबसे पहली चीज, डी मोवियर्स होता क्या है? डी मोवियर्स ही क्यों लगा रहे हैं? तो डी मोवियर्स लगाने का मोटिव सिर्फ इतना है क्योंकि इसके अंदर पावर दे रखी है, दैट इज आवर 20। तो जब मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, किसको? 1 + i को, तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज आवर √2। क्योंकि √2 क्यों? आर की वैल्यू कैसे आती है? आर की वैल्यू आती है x² प्लस y²। तो यहां से जब मैं 1² प्लस 1² करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज माई √2। तो उस √2 को अंदर इक्वलाइज करने के लिए मेरे पास अंदर क्या आएगा? 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। और इस पूरे की पावर कितनी बेटा? 20। ठीक है। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। √2 की पावर 20 हो जाएगी, और अंदर मैं क्या लिखूंगा? अंदर हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और इसकी भी पावर 20। ठीक है। देन अब डीमोवियर्स के अकॉर्डिंग, डीमोवियर्स करता क्या है? अच्छा, √2 की पावर 20 मतलब 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 क्या होती है? 1024। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा? डीमोवियर्स इस पावर को अंदर ले आता है, जैसा कि मैंने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। देन आयोटा साइन 20 × π/4 की पावर 20। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला है मेरे पास, एक सेकेंड जरा। हाँ, इसको डिलीट कर लेते हैं, सॉरी, स्लाइड को। चलो बाद में करूंगा। ठीक है। अब देखो, हमारे पास हम कहाँ तक पहुंचे थे? ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा? 1024। जब मैंने इन सबको कट किया, क्या हुआ? 4 5 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा 20। तो मेरे पास मिला क्या? cos 5 पाई। ठीक है। देन प्लस आयोटा साइन 5 पाई। साइन 5 पाई होगा क्या? 1024। cos 5 पाई मतलब -1, एंड साइन 5 पाई मतलब आयोटा, और साइन 5 पाई मतलब 0। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? -1024। किसकी वैल्यू आई है? 1 + i की पावर 20 की। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो यहां से अगर मैं इसका अल्फा निकालना चाहूँ, अल्फा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट पढ़ाते हुए मैंने बताया था अल्फा का रोल क्या है। चलो ये बताता हूँ फिर से। जैसे देखो, अब यहाँ पर tan इनवर्स y/x करूंगा, तो 0/124 हो जाएगा, 1024। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0। तो 0 कब आता है? 10 में। दैट इज आवर π/2। अच्छा, अभी ये मेरा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं आया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे आता है? जैसे देखो, अगर मैं इसको देखूं, किसको? इस चीज को, तो ये मेरा क्या शो कर रहा है? दैट इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट दिखता कैसे है? मैंने बताया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसी होती है। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, दैट इज माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस में वैल्यूज कैसे निकालता हूँ थीटा की? थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। तो थीटा जो आएगा पाई-π/2 आएगा, सॉरी π/4 आएगा यहाँ से। तो एक सेकेंड, ठीक है, एक बार इसे मिटा लेते हैं। 0, दैट इज माई π/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहां से मेरा क्या मिलेगा? पाई-π/2 इज ऑल्सो π/2। ठीक है। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा वो भी क्या आएगा? π/2। तो इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अल्फा और थीटा तो अलग अलग चीजें हैं, बट हमें इस स्टेप को लिखना होगा कि पाई माइनस अल्फा क्या है। तो पाई माइनस अल्फा इज पाई माइनस π/2,
जो कि tan इनवर्स 0 से मेरे को वैल्यू मिली। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर z। ठीक है, ओके, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर z, इसका रियल पार्ट निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो देखो, मेरे पास जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। सो हमारे पास z क्या होता है, z को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई के, x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। तो यहां जब मैं लिखूंगा e टू दी पावर x प्लस आयोटा वाई, तो ये प्लस मुझे क्या शो कर रहा है, प्लस मुझे ये शो कर रहा है कि e टू दी पावर x अलग है और e टू दी पावर आयोटा y इज डिफरेंट, है ना, e टू दी पावर आयोटा y इज डिफरेंट। ठीक है, आयोटा y इज डिफरेंट। अब मैंने क्या करा हुआ है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये जो x प्लस आयोटा y था, इसको मैंने तोड़ के एक x दे दिया एक्सपोनेंट को, एक दूसरे एक्सपोनेंट को। समझ आई बात? अच्छा, अब इतनी बात समझ आती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मेरे पास इस ये जो आयोटा वाई की वैल्यू है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो इसको मैं e टू दी पावर x को सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद e टू दी पावर आयोटा y को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो इसको मैं, जैसे e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ पोलर फॉर्म में, तो वैसे मैं लिख रहा हूँ। तो पोलर फॉर्म में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, और ये क्या है, पूरा पावर में चल रहा है, याद रखना है, थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया, पावर में चल रहा है। इसके बाद e टू दी पावर x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cos y देन प्लस आयोटा e टू दी पावर x साइन दैट इज y। ठीक है, मिल गया। अब ये हमारी पहली टर्म हो गई। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, e टू दी पावर x cos y को अलग कर लेते हैं, किससे, e टू दी पावर आयोटा e टू दी पावर x साइन y से। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आती है, दैट इज माई फर्स्ट। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट लेके छोड़ दिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको गलती करके इसमें थोड़ा रिस्क लिया जाए। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो, अब देखो होता क्या है। यहां से अब मैंने क्या करा, ई टू दी पावर आयोटा ई टू दी पावर एक्स साइन वाई की वैल्यू निकालते हैं यहां से। कैसे निकलेगी? तो देखो, अगर मैं देखूं इस सब की वैल्यू, अगर देखो e टू दी पावर आयोटा थीटा, इसको मैं थीटा अगर कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि cos, ठीक है, cos e टू दी पावर x साइन y। ठीक है, जैसे cos थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा है, देन प्लस आयोटा साइन e टू दी पावर x साइन ऑफ y। ठीक है, देन वी हैव, अच्छा यहाँ हुआ क्या, मैंने बताया जैसे कि एक थीटा है, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ आई बात? अब होगा क्या, देखो, अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सेकंड मान लूं, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड इन फर्स्ट करूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी पूरी e टू दी पावर z की, वो कुछ ऐसी आएगी कि e टू दी पावर x cos y देन cos, उस पूरे की जगह मैं पूरी वैल्यू पुट अप कर दूंगा, क्या, cos e टू दी पावर x साइन y, और साथ ही साथ ये वाली जो टर्म है मैंने दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस आयोटा e टू दी पावर x cos y, ठीक है, साइन e टू दी पावर x साइन ऑफ y। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, तो जो हमारा रियल पार्ट बचा, वो ये पूरा का पूरा क्या है, दैट इज माई रियल पार्ट। तो अगर आंसर में लिखा जाए, तो आंसर होगा आर ई ई टू दी पावर जेड का, तो वो क्या होगा,
e टू द पावर x cos y cos e टू द पावर x sin ऑफ y। ये मेरा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेट आर ई जेड अलॉन्ग द लाइन 0 to 1 + 2 आयोटा। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन स्लाइड पर आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में ग्लिच आ गया था। होता क्या है, x1 y1 क्या होता है, मान लो 0, 0 है। x2, y2 क्या है, 1, 2। पता कैसे लगा, अगर मैं 1 + 2 आयोटा को पुट अप करूँ, 0, 0 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, 1 + 2 आयोटा। देन वी हैव y-y1 अपॉन x-x1 y2-y1/x2-x1। ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन में याद होगा, ये हमने किया हुआ था। तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट अप करी तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई y इज इक्वल्स टू 2x। अच्छा, इस y इज इक्वल्स टू 2x को देखते हुए अगर मैं x को t मानूं तो मेरा y अपने आप क्या हो जाएगा, 2t। अच्छा, इतनी बात तो मुझे यहाँ तक समझ आ गई। क्या फंक्शन था, हमें इंटीग्रेट करना है आर ई जेड को किस फंक्शन के लिए, मतलब किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, 1 + 2 आयोटा के लिए। तो पहले मैंने 1 + 2 आयोटा को प्लॉट करा, देन उससे मुझे x1 y1 मिला, x2 y2 मिला। देन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हम एक इक्वेशन पर आए, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर मैं x को t मान लूं तो मेरा y अपने आप क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। देन अगले स्टेप पर आ जाओ, अगर मैं गामा एक फंक्शन मान लूं t का, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, t प्लस आयोटा 2t। क्यों, क्योंकि अब मेरा x जो है t और y क्या है, 2t है। तो इससे मेरा एक फंक्शन बन गया t प्लस आयोटा 2t। अच्छा, t कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 1। अच्छा, ये 0 to 1 वाली बात कैसे पता लग रही है, 0 to 1 वाली बात कुछ ऐसे पता लग रही है कि x की जो वैल्यू है वो 1 तक जा रही है ना। तो इससे 0 to 1 तक मेरी वैल्यूज भी डिफर कर रही हैं। अच्छा, अब जो फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला हूँ मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। फॉर्मूला क्या है, एफ जेड डी जेड अगर मुझे निकालना है तो मेरा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेट मुझे करना क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल में जो करना है वो करना है आर ई जेड, है ना। तो रियल पार्ट इसका क्या है, दैट इज माई टी। टी को ऐसे ही रखना और इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसको इसके साइड में रखना। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा इसमें से आई होप कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं भी निकलेगा तो जो नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा के इसका आंसर निकालना है आपको बस। ठीक है, ये जो फंक्शन गामा टी है, गामा टी है क्या, आर ई ऑफ जेड। तो इसका मैंने बता दिया यहाँ पर आएगा टी। ठीक है, हमेशा इसका क्या आएगा, टी, क्योंकि यहाँ पर जो रियल पार्ट है गामा टी का वो क्या है, टी है। तो यहाँ पर तो टी आएगा, बट जो इसका डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा इस फंक्शन का वो यहाँ लिखो। देन वी हैव द आंसर। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 to 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको खुद से सॉल्व करना है, मैंने आपको पैरामीटराइज वाला जो तरीका था वो आपको बता दिया है। बाकी अब इसको आगे आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question we have, find the residue of fz cot hz by z minus iota। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर से फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, किसके, पोल्स या फिर रेजिड्यू के लिए। तो चलो नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन स्लाइड पर आ जाते हैं। चलो देखो, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज माय क्या था, cot hz cot हाइपरबोलिक ऑफ z अपॉन में z माइनस आयोटा। अच्छा, अगर मैं इसका एफ जेड निकालना चाहूँ तो मेरा जो एफ जेड आ रहा है दैट इज माई जेड माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो जेड इज इक्वल्स टू आयोटा मेरे पास आ गया आंसर। तो याद रखना, रेजिड्यू की 3 कंडीशंस होती हैं, कैसी, एक सिंपल पोल, एक पोल ऑफ ऑर्डर एन और एक पोल एट इन्फिनिटी, मतलब रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो तीनों का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, रेजिड्यू एट सिंपल पोल, रेजिड्यू एट सिंपल पोल। मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा लिखवा दे रहा हूँ कि रेजिड्यू एफ ए क्या होगा, रेजिड्यू एट एफ ए दैट इज लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एंड f ऑफ z। ये क्या होता है, सिंपल पोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n, पोल ऑफ ऑर्डर n। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a, देन वी हैव 1/n-1 का फैक्टोरियल d अपॉन dz दैट इज n-1 और n-1 नीचे भी आएगा।
देन वी हैव z माइनस ए की पावर n और एफ जेड। ठीक है, फिर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का भी मैं यही लिख देता हूँ, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी है, देन वी हैव रेजिड्यू लिमिट। अच्छा यहाँ पर ये रह गया, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z और f ऑफ z। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए कॉट हाइपरबोलिक z अपॉन z माइनस आयोटा, तो यहाँ पर जो z की वैल्यू वो क्या है, आयोटा आ रही है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक सिंपल पोल का तरीका है। तो सिंपल पोल में वैल्यू कैसे निकलती है, तो वैसे तो इसने बोला हुआ है कि हर एक पोल के लिए निकालो, बट मैं आपको सिंपल पोल के लिए निकाल के बता रहा हूँ, आप इसको आगे खुद सॉल्व करना। सिंपल पोल में हो क्या रहा है, सिंपल पोल, सिंपल पोल में हमारे पास z की जो वैल्यू है दैट इज आयोटा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट डाउन करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू होगा लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। ठीक है, और z माइनस a क्या है, a इज आयोटा, एंड वी हैव एफ जेड क्या है मेरे पास, कॉट हाइपरबोलिक z, कॉट हाइपरबोलिक z अपॉन z माइनस आयोटा। तो यहाँ से z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा कैंसिल, तो z की जगह अगर मैं आयोटा पुट कर दूं तो कॉट हाइपरबोलिक आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, सिंपल पोल से आंसर। अब आपको ऐसे ही सारे पोल्स पर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये ऑर्डर एन क्या होता है, ऑर्डर एन मतलब जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो जेड की वैल्यू आती है -1 -1, तो -1 का मतलब 2 बार आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया, अब 2। अच्छा, इन्फिनिटी पे तो कोई वैल्यू चेक ही नहीं करनी, डायरेक्ट माइनस जेड लिखना है और एफ जेड लिखना है, और जो जेड टेंड्स टू होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो बाकी पोल्स के लिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है, चेंज कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्लाइड पर आते हैं। देन अच्छा, मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कुछ इस तरीके का है, यहाँ देख लेते हैं। वी हैव फंक्शन, कहाँ है फंक्शन, कहाँ गया, ये रहा फंक्शन है हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3। अच्छा, अगर इसका मैं मॉड जेड निकालने को कहूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस 3, दैट इज रूट में 4, एंड दैट इज मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। तो मॉड्यूलस तो मेरा 2 आएगा। अगर मैं इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट की बात करूँ तो वो क्या होगा, सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, y बाय एक्स। वाई बाय एक्स कैसे निकलेगा, तो मेरा जो y है वो क्या है, √3, तो √3 आ गया बाय 1। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो tan इनवर्स √3 किस पे आएगा, दैट इज माई π/3। अच्छा, π/3 तो आ गया। अब ये है कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू याद होगी तो वो क्या होती है, -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा। तो -π प्लस π/3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आता है वो क्या आता है, -2/-2π/3। यहाँ से मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस वाला काम तो आ गया। अब आगे उसने लिखा हुआ है कि वेरीफाई द रिजल्ट दैट मल्टीप्लीकेशन बाय आई इज ज्योमेट्रिकली अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू π/2 बाय ग्राफिंग z एंड iz। अच्छा देखो, कुछ नहीं है, ये तुम्हें z दिया हुआ है, ठीक है, iz क्या होगा बताओ, iz मेरा हो जाएगा, iz विल बी माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस √3। तो मेरे पास जो अब इक्वेशन बन गई आयोटा जेड की वो क्या है, √3 माइनस आयोटा। तो अगर मैं प्लॉटिंग करूं, ठीक है, प्लॉटिंग करूं तो पहला तो मेरे पास है -1 माइनस √3, और आयोटा जेड की जो वैल्यू है वो क्या है, आयोटा जेड की वैल्यू है -1 माइनस √3, देन वी हैव √3 माइनस आयोटा, मतलब √3 - 1। तो अगर मैं इनकी प्लॉटिंग करता हूँ, तो अब आपको कुछ नहीं करना, प्लॉटिंग करनी है। तो देखो, -1 मतलब इधर होगा, और -√3 तो 1.732 होता है, तो मान लो यहाँ कुछ आ गया, तो यहाँ कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू मैं बना लेता हूँ। देन वी हैव √3, तो √3 कहाँ बनेगा, पॉजिटिव एक्स पे, मान लो यहाँ पर बन गया। ठीक है,
√3 माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पर -1 माइनस √3, ठीक है, -1 माइनस √3 मैंने इस पे देखा। देन वी हैव √3 माइनस आयोटा। अच्छा, √3 पॉजिटिव पे और -1 यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगी अगली वैल्यू, है ना। अगर मैं, ये वाली लाइन किसकी है, ये वाली लाइन है z की, और ये वाली किसकी है, आयोटा z की। तो ध्यान से देखोगे इन दोनों में जो डिग्री बन रही है, मतलब ये जो रोटेशन है, दैट इज माई क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू π/2। ये हमें प्रूफ करना था, कुछ नहीं था, वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। उसको इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग इन्होंने खुद बना दिया कि आयोटा से जब जेड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास √3 माइनस वन बन गया। तो एक बार -1 माइनस √3 को प्लॉट करा, एक √3 माइनस वन को प्लॉट करा। तो जब उन दोनों को प्लॉट करा तो जो ग्राफ बना ना, उसमें जो रोटेशन थी वो π/2 की थी। क्या थी, रोटेशन थी π/2 की। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इतना कुछ सोचने वाली बात इसमें थी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। So find all the Taylor and Lorentz series of fz minus 2z plus 3 upon z square minus 3z plus 2। अच्छा, चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। सो आवर क्वेश्चन इज, हाँ, -2z+3 अपॉन, अच्छा इस क्वेश्चन को आप खुद से करना, मैं बता देता हूँ। -2z+3 अपॉन z² माइनस 3z प्लस, क्या है, +2। ठीक है, देखो जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहला अप्रोच हमारा होना चाहिए यहाँ से, इसका पहले तो नीचे वाली चीज को सॉल्व करो। -2z+3, तो जब मैं z² को करूंगा, दैट इज -2z माइनस z प्लस 2। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी तो मुझे यहाँ से मिला क्या, -2z+3 अपॉन में z कॉमन निकाला तो क्या बचा, z-2, -1 कॉमन निकाला तो z-2 बचा। देन वी हैव -2z+3 अपॉन में z-1, एंड देन वी हैव z-2। अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ठीक है। देन उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के z की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो उसके बाद आप टेलर सीरीज, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई, और लॉरेंस सीरीज जिस तरीके से मैंने बताई, उनको इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना, वहां भी मैंने बताई थी, यहाँ भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इसको खुद से करना है, तो ये बहुत ईजी। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, क्या करना था, सबसे पहली चीज हमेशा, अगर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व है तो ठीक है, वरना अब देखो यहाँ पर मेरे पास z-1 और z-2 मिल गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, इंटीग्रेशन करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसको टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज में पुट डाउन कर देना। तो अभी इस क्वेश्चन को इतना एज सच इंपॉर्टेंस नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। वी हैव फाइंड रियल पार्ट ऑफ cos hz एंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ cos hz इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो देखो, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गए स्लाइड पे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos हाइपरबोलिक ऑफ z का रियल पार्ट निकालो, और ऑल सॉल्यूशंस फॉर cos हाइपरबोलिक ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, यही बोला हुआ है। हाँ, ठीक है, अब देखो cos हाइपरबोलिक z, सबसे पहली बात z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, रियल पार्ट निकालना है, इसका रियल पार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई हो गया। x प्लस आयोटा वाई होने के बाद अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, cos a प्लस बी लगाओ। तो cos a प्लस बी क्या कहता है, cos a cos b देन sin a sin b, आयोटा sin a sin b, ये लग गया। यहाँ से आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा जो मेरा रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट इज किसका, cos हाइपरबोलिक z का, दैट इज माय cos हाइपरबोलिक x देन cos y। ये मेरा क्या हो गया, रियल पार्ट। मेन चीज आती है सॉल्यूशन वाली। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकलते तो सॉल्यूशन का बताता हूँ। सॉल्यूशन भी निकल जाएंगे अगर आप
आपको मेरा बताया हुआ वो फॉर्मूला याद है, तो कॉस हाइपरबोलिक जेड का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है, अपॉन टू, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से मिलेगा क्या, e टू दी पावर z प्लस e टू दी पावर माइनस z इज इक्वल टू 2। देन वी हैव, अगर मैं e टू दी पावर z को ऐसे ही रहने दूं, e टू दी पावर माइनस z को e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर z लिख दूं, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएंगी। जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2z प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस माइनस 2 e टू दी पावर z इज इक्वल टू 0। तो आप तो ध्यान से देखोगे ये क्या बन रहा है, स्क्वायरिंग बन रही है, कौन सी टर्म की स्क्वायरिंग बन रही है, किसकी, e टू द पावर z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से e टू द पावर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया, और e टू द पावर z इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया था लेक्चर्स के अंदर, वो क्या, z की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, z किसके इक्वल है, log 1 के, तो log 1 को मैं लिख सकता हूँ ln mod 1 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरी z की वैल्यू आ रही है दैट इज माई आयोटा 2n पाई, क्या आ रही है, 2n पाई। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सब फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं लेक्चर्स के अंदर, उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर के अंदर बताया हुआ था, उसी को मैंने जस्ट यूज किया है, ये भी मैंने बताया हुआ था उसका यूज किया है। तो एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना, उसके बाद इधर आके देखोगे तो सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इवेल्युएट e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz along c where c is the circle z minus 1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अब इसको सॉल्व करवाते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले देख लेते हैं वहां पहुंचे भी या नहीं। ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर आ गए। नाउ अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि क्लोज इंटीग्रल सॉल्व करना है किसका, e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, मतलब जो दे रखा है वो क्या है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर आपको याद होगा तो इन कंडीशंस के लिए मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी हैव सेंटर, सेंटर जो आएगा यहाँ से वो क्या होता है, इसका होता है a कॉमा 0। तो a कॉमा 0 मतलब 1 कॉमा 0, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा बेटा, 3 होगा यहाँ से। तो इसका जो सर्कल बनेगा, तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो इसका जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि ये मेरा सेंटर होगा, 1,0 इज माई सेंटर, और इससे 3 यूनिट्स दूर पे मतलब कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है ऐसे क्वेश्चंस को देख के, कंडीशंस वाला, उनके अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को पुट डाउन कर लो और एक सर्कल क्रिएट कर लो। अच्छा, अब सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब जो मेरा एफ जेड है वो क्या है, तो जो मेरा एफ जेड है वो है e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं नीचे वाली टर्म को, डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास जो z आएगा वो -1 और -1 आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे ये है रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर, मतलब रेजिड्यू ऑफ पोल, मतलब z जो है इट इज -1 इज पोल ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कैसे, अभी बताया था कि जब 2 बार आ रहा तो ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा, और एक चीज और, -1 क्या, जो कंडीशन है ना ये दी इसीलिए हुई है कि आपको चेक करना है क्या ये -1 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ध्यान से देखोगे जो z इज इक्वल टू -1 है लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल, तो ये सर्कल के अंदर भी लाई कर रहा है। देन हम क्या करेंगे, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर n लगाएंगे। तो रेजिड्यू वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो कैसे लगता है, लिमिट z टेंड्स टू, जो मेरे को दे रखी है वैल्यू a की, देन वी हैव 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने जस्ट पीछे फॉर्मूला लिखाया था उससे एक बार देख लेना, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर n का, और z प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन वी हैव e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, z प्लस 1 का होल स्क्वायर से z प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट, लिमिट z टेंड्स टू -1 अभी भी सेम है। ठीक है, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, और डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर z इज e टू द पावर z। तो अब जब मैं इसका लिमिट पुट करूंगा तो e टू द पावर -1 आएगा, एंड e टू द पावर -1 इज 1 अपॉन e। अब आप चाहो इसकी वैल्यू निकाल लो या कुछ भी कर लो, आंसर जो आ रहा है वो कह रहा है 1 अपॉन e आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैंने क्लासेस में करवाया हुआ है, वही सब है बार बार। ठीक है,
अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इस इस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे लेक्चर्स में भी बात नहीं की है, और ये क्वेश्चन आता भी बहुत कम है। मतलब पिछली बार मिड टर्म में आ गया था, बट अगर आप देखोगे ना, एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, आप लोगों को बाकी चीजें आसान लगेंगी, बट आप कभी भी स्ट्रीम फंक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन में घुसने की कोशिश नहीं करोगे। तो अभी मैं इसके लिए इसको अभी साइड रखता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, बट बाकी चीजें आपको जो मैंने करवाई हैं इंपॉर्टेंट के लिए, वो आप कर लो। उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम आता है, लास्ट टाइम आ गया था। तो अभी इन लेक्चर्स के अंदर इन चीजों को छेड़ना बहुत नाइंसाफी होगी। तो मैं कन्फॉर्मल मैपिंग जो मैंने करवाई है उसकी तरफ बढ़ता हूँ, जो कि मेरा फोर्थ का बी पार्ट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप जीरो टू वाई, जीरो और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है वाई, अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/z। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है दिखने में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या फिर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा होगा, बट एज सच इतना डिफिकल्ट ये नहीं है। चलो बताता हूँ कैसे करना है। देखो, स्लाइड्स पर आते हैं। वी हैव, क्वेश्चन क्या है? मेरा जो स्ट्रिप है कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 to 1/2 के बीच में, ठीक है। और जो कन्फॉर्मल मैपिंग है 1/, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/z के लिए। यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ, दैट इज z इज इक्वल्स टू 1/w। z क्या होता है? x प्लस आयोटा y। अच्छा, और w क्या होता है? u प्लस आयोटा v। अगर मैं इसका यहाँ से रैशनलाइज करूँ तो u माइनस आयोटा v आएगा, और नीचे आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको देखते हुए मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो यहां से जो मेरा x की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब रियल पार्ट, तो वो क्या मिलेगा? u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, और y मतलब रियल पार्ट की बात करूंगा, दैट इज माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, देन अब मेरे पास क्या है? जो मेरी y की वैल्यू है, क्योंकि मेरे को बात किसकी की गई है? y की करी गई है। तो अगर मेरा y, अच्छा 0 to 1/2 के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो। तो लेट सपोज मैंने मान ली 1/4। सबसे पहले 1/4 मान लेते हैं, चलो 1/4 मान ली। 1/4 के लिए मैं क्या सॉल्व करूंगा? माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब एक काम करो, यू स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इस वी स्क्वायर के लिए ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज लगाओ। तो देखो वी स्क्वायर आएगा, तो दोनों साइड मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए देखो, ये क्या लिख रहा है? 2 into 2 into v। इसका मतलब जो 2 है इसकी स्क्वायरिंग मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, मतलब 4 + 4v और -4। क्यों? कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक बार प्लस एक बार माइनस इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ लिख दूं मैं, क्या? यू स्क्वायर प्लस वी प्लस क्या आ रहा है? 2 का होल स्क्वायर, वी प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो -4 है ये वाला, इसको मैं वहां ले जाके क्या कर दिया? प्लस। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, मान लो इसे फर्स्ट मान लो। अच्छा, अब एक और y ले लो। लेट सपोज मैंने अब y ले लेता हूँ 1/, लेट सपोज 3 ले लेता हूँ, चलो छोटी वैल्यू ले लेता हूँ अब ये वाली, ठीक है। तो अगली वैल्यू क्या आएगी? माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज 1/3। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम मेथड वही करना है, प्लस 3v इज इक्वल टू 0। बट अगर तुम अब इसमें ध्यान से देखोगे तो मेरे पास जो पार्शियल मतलब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि वी स्क्वायर प्लस 3v, ठीक है। मतलब 2 into 3v अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, है ना, ये क्या होगा? 2 into 3/2, तभी आएगा ना 3v, प्लस 9/4। 9/4 क्यों? मतलब 3/2 का होल स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, और इसी 9/4 से माइनस भी। ये क्या किया गया है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया गया है, सिंपल, जो पहले यूज किया जाता था। तो u प्लस वी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। इस माइनस वाले को मैं उस तरफ शिफ्ट कर चुका हूँ, दैट इज माई सेकेंड। अब आती है मेरी मैपिंग की बारी। देखो मैपिंग में एक जेड प्लेन होता है और एक क्या होता है? डब्ल्यू प्लेन। तो ये बन गया मेरा जेड प्लेन, और ये क्या बन जाता है? मेरा डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। मैंने बताया हुआ कन्फॉर्मल मैपिंग में। अब जेड प्लेन में ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया मेरा 1/4, और ये क्या हो गया मेरा? सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। कोई चीज गलत डिलीवर नहीं कर सकते।
ठीक है, तो चलो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/3 एंड दैट इज माई 1/2। अच्छा, यहाँ से देखा जाए तो एक वैल्यू मैंने किसके लिए ली है, 1/4 के लिए, और एक किसके लिए, 1/3 के लिए। तो ये तो हो गई मेरी इनफाइनाइट स्ट्रिप। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग पुट कैसे करूंगा वैल्यूज को, यहाँ देखो, अगर मैं 1/4 के लिए बात करूँ तो मेरे पास जो सर्कल की इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है, कहाँ गया सर्कल की इक्वेशन, हाँ ये रही। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो कैसे है, इसका जो सेंटर है वो क्या पड़ रहा है, इसका सेंटर पड़ रहा है 0, -2। क्या पड़ रहा है, 0, -2। तो 0 और -1, -2, ये इसका सेंटर पड़ रहा है, और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो क्या पड़ रहा है, 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनना चाहिए, यहाँ से 2 यूनिट नीचे। ठीक है, अब दूसरी की इक्वेशन देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरा जो सेंटर है वो क्या पड़ रहा है, 0, -3/2, मतलब 0, और ये तो हो गया 1 और 1.5, ये मेरा सेंटर है, और यहाँ से 9/4 दैट इज माई 1.5। तो ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू प्लेन में ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज माई इनफाइनाइट स्ट्रिप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा जेड प्लेन है, और ये मेरा क्या है, डब्ल्यू प्लेन है। ये जो वैल्यूज मैंने पुट करी हैं वो सिंपली अपना सर्कल जो होता है 11th क्लास के अंदर, उसको वैल्यूज इसकी देख के, क्योंकि आपको सर्कल की इक्वेशन पता है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये वाली भी एक सर्कल की इक्वेशन है। तो इनको यूज करते हुए मैंने डब्ल्यू प्लेन पे प्लॉटिंग करी। तो ये जो शेडेड एरिया बचा मेरे पास दैट इज माई इनफाइनाइट स्ट्रिप एट डब्ल्यू प्लेन। और जेड प्लेन पे क्या होगी, ये जेड 1/4 और 1/3 के बीच में रखी गई इनफाइनाइट स्ट्रिप। तो आई होप ये जो पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया, या फिर देखो क्या होता है ना, पेपर देख के समझ नहीं आता, बट एक बार हिंट मिल जाता है ना। तो मोस्टली मैंने क्या किया है, सॉल्व भी करवाया है। जो चीज़ मुझे लगता है कि आप कर लोगे, ये कुछ कुछ हमें लैंग्वेज ही अटकती है, जो लैंग्वेज अटक रही थी मैंने बता दी। अब जो चीज़ आपको अब करनी है वो यही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि एग्जाम में जितनी अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, वरना मार्क्स कटते हैं। और क्वेश्चन अगर आधा टेढ़ा आ गया तो दिक्कत होती है। तो आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे। So thanks for this lecture.